तो देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, लिस्ट डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल हुज लेंथ ऑफ द डाइपोल दे रखा है। अब हमें ये पता है कि अगर ये से पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम 2a लेते हैं तो जो डाइपोल मोमेंट होता है P इक्वल्स टू वो क्या होता है आपका Q इंटू 2a होता है। लेकिन 2a दे रखा है विच इज़ Q इंटू 6.25 नैनोमीटर है, तो 10⁻⁹ मीटर लिख लेंगे। अब देखिए P की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, P की वैल्यू डिपेंड करेगी Q पे। अब Q की वैल्यू P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, तो Q जितना भी कम हो जाए P उसी के साथ कम होता चला जाएगा। इसका मतलब सारा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ Q। Q की सबसे मिनिमम वैल्यू आप क्या ले सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो लीस्ट चार्ज होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁹ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं। उसी के मिनिमम क्वांटा दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁹ के इंटीग्रल मल्टीपल प्रेजेंट होते हैं। तो P की जो मिनिमम वैल्यू है, P की मिनिमम वैल्यू के लिए Q की वैल्यू E के बराबर होना पड़ेगा इंटू 6.02 इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁹ ई की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। जब ई की वैल्यू प्लेस करेंगे तो पी की मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁹। अब देखिए 16 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है, एंड 10 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका 19 और 9 माइनस का 28 10⁻⁻28 दैट बिकम ये पावर ऐड हो जाएगा 10⁻⁻27। हाँ, एक मिस्टेक यहाँ पे लोगों से होती है कि जो ये वैल्यू दे रखा है 6.25 उसे a ले लेते हैं। डाइपोल लेंथ 2a होता है ना, a की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया 10⁻⁻27 मतलब b सही हो गया। अब देखिए ये भी एक क्वालिटेटिव क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, क्योंकि इधर डेंसिटी ज़्यादा है और इस साइड में डेंसिटी क्या हो रही है लाइंस की कम हो रही है। इसका मतलब इधर स्ट्रॉन्गर फील्ड है और इधर वीकर फील्ड है। तो जो डाइपोल प्लेस किया गया है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस किया गया है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जब भी प्लेस करेंगे तो दोनों चार्ज अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि दोनों ही जहाँ जहाँ पे प्लेस्ड है चार्ज वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, चूंकि निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा अगेंस्ट द फील्ड होगा, फील्ड के अगेंस्ट लगेगा और उसकी वैल्यू Q इंटू E1 हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, ये चूंकि यहाँ पे डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वीकर फील्ड है और वीकर फील्ड है तो फोर्स जरा सा लगेगा विच इज Q इंटू E2 यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जाहिर सी बात है कि ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि इधर वाला फोर्स ज़्यादा है तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी इस डाइपोल पे। इसका मतलब कि ये किधर ट्रांसलेट करेगा, लेफ्ट साइड में। ये राइट हो गया, लेफ्ट साइड में ट्रांसलेट करेगा, तो ट्रांसलेशन लेफ्ट साइड में हो गया। तो आपका राइट वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अब रही बात ए और बी दोनों में लेफ्ट लिखा गया है, तो अब हमें देखना है कि टॉर्क, जो टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर वो किस डायरेक्शन में इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर फिक्स कर लीजिए आप तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें से आपका आंसर हो गया लेफ्ट और एंटी क्लॉक, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया और सी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट ये दे रखा है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इतना है, इज स्विच्ड ऑन इंस्टेंटली रीजन द यूनिट वेक्टर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क निकालना है। अब देखिए ये वेक्टर फॉर्म से डील कर लीजिए आराम से। अभी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, बड़े आराम से समझिए कि टॉर्क पहले होता क्या है। देखिए टॉर्क होता है P क्रॉस E,
ऑर्डर याद रखिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट है तो यहाँ पे ऑर्डर मायने रखेगा, अपोजिट ऑर्डर लेंगे गलत आंसर आ जाएगा। अब देखिए टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई है, जहाँ पे पी दे रखा है आपको, पी कितना दे रखा है, दे रखा है डाइपोल मोमेंट का ये मैग्नीट्यूड दे रखा है, और डायरेक्शन कहा है अलोंग द एक्स एक्सिस है, मतलब आई कैप यूनिट वेक्टर ले लेंगे हम लोग डायरेक्शन के लिए। तो ये 1.0 कोई लिखने का मतलब तो है नहीं, सिर्फ 10 पावर हम -12 लिख लेते हैं। तो 10 पावर -12 आई कैप दैट इज द वेक्टर पी, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। नाउ उसके बाद हमें क्या चाहिए, ई चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें दे रखा है, ये देखिए ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड का, और मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है। तो कैसे वेक्टर लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो हम लोग लिख लेते हैं विच इज 2 × 10⁴, और डायरेक्शन हो गया आपका √3/2 आई कैप और +1/2 जे कैप हो गया। 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻⁴ बाहर रहने दीजिए, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट बिकम 10⁴, और ये 2 कैंसिल हो गया तो √3 आई कैप +j कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इसका मतलब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो ये आपका आ जाएगा P क्रॉस ई, दैट मीन्स 10⁻12 आई कैप क्रॉस, और ये रख देंगे 10⁻⁴, वो नंबर्स अलग से डील कर लीजिए, इनटू, और यहाँ पे आप वेक्टर लिखिए √3 आई कैप और प्लस क्या हो गया, जे कैप हो गया। अब ये देखिए हम लोग जानते हैं कि आई क्रॉस आई क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं। आई क्रॉस आई 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे आप लोग जानते होंगे कि आई क्रॉस जो जे होता है वो के कैप होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, दैट इज 10 की पावर ये -8 हो जाएगा, और ये तो 0 हो गया, और के कैप आ गया। तो आंसर आपका जो टॉर्क आ गया 10⁻⁸ के कैप ऑफ एसआई यूनिट। तो आंसर देख लीजिए कौन सा है, 10⁻⁸। देखिए 1.0 कोई मतलब है नहीं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो सिंपल वेक्टर फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हैंडल करने आना चाहिए, कैसे हम वेक्टर्स लिखते हैं जब डिफरेंट टाइप से इंफॉर्मेशन दिया गया हो। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 डाइपोल D1 और D2 हैं, और D1 D2 का अलाइनमेंट दे रखा है कि -q और +q। -q कहाँ प्लेस किया गया है, 0 0 पे। तो अगर हम लोग ड्रॉ करें इसको, एक्सिस पे ड्रॉ करें इस तरह से, तो ये से y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो ये 0 0 यहाँ पे हो गया। तो 0 0 पे हमें कौन रखा गया है, -q रखा गया है, तो ये -q हो गया। दूसरा चार्ज कहाँ प्लेस किया गया है, a, 0 पे, तो a, 0 x एक्सिस पे होगा, तो यहाँ प्लस चार्ज रखा गया है a, 0 पे, और ये हो गया 0, 0। अब ये देखिए डाइपोल की लेंथ कितनी दिख रही है, डाइपोल की लेंथ D1 अगर देख लें, इसे हम P1 मान लेते हैं। अगर इसे हम P1 मान लें तो P1 वेक्टर हमने लिखना सिखाया है कि P1 वेक्टर कैसे लिखते हैं, Q × 2a। Q कितना हो गया, Q है, और लेंथ ऑफ द डाइपोल, ये लेंथ ऑफ द डाइपोल हो गया आपका a हो गया, और यूनिट वेक्टर इधर क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। तो दैट इज द P1 वेक्टर। नाउ व्हाट अबाउट द D2 का, D2 का अगर हम देखें पोजिशंस कहाँ है, तो 0,1 पे एक चार्ज रखा गया है, दैट मीन्स 0,a वाई एक्सिस पे है, 0,a पे एक चार्ज रखा गया है जो कि -q होगा, और 0,2a, तो 0,2a इसी वाई एक्सिस पे ही कहीं होगा, 0,2a। तो इस तरह से यहाँ +q रखा गया है, तो ये डाइपोल एक रखा गया है ना। तो अब इसका डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव मतलब +j की तरफ हो जाएगा। तो P2 अगर उसे हम P2 मानते हैं, तो P2 जो वेक्टर हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड Q × लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो Q चार्ज और लेंथ ऑफ द डाइपोल देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ 2a - a, दैट मीन्स a आ जाएगा, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, P कैप का डायरेक्शन along द y एक्सिस नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो j कैप हो गया। अब नेट डाइपोल मोमेंट बताना है, तो नेट डाइपोल मोमेंट अगर P मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, P1 + P2 हो जाएगा। वैल्यू प्लेस कर दीजिए, QA कॉमन हो रहा है, QA कॉमन कर लेते हैं, आ जाएगा I कैप + J कैप, दैट इज द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द बोथ डाइपोल। कौन सा आंसर सही है, A ऑप्शन आपका सही है।
ना अब ये असर्शन रीजन आते हैं। ये क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो बड़े आराम से सोचा करिए। पहले आप रीजन चेक किया करिए कि रीजन सही है नहीं सही है, फिर असर्शन चेक किया करिए, है ना। तो रीजन देखिए, द नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोगों ने प्रूफ कर रखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन नेट टॉर्क मे नॉट बी जीरो। ये जरूरी नहीं है, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो मे नॉट बी जीरो। अब ये सही है, मतलब रीजन सही है, ट्रू हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द असर्शन, अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन इक्विलिब्रियम। गलत बात है। इक्विलिब्रियम में तब हम कहेंगे जब नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों की एश्योरेंस हो, दोनों जीरो हों। लेकिन यहाँ पे एक की एश्योरेंस है, नेट फोर्स तो जीरो होता है, लेकिन नेट टॉर्क जरूरी नहीं है। इसका मतलब यहाँ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम की गारंटी नहीं दी जा सकती है, मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की गारंटी नहीं है। इसका मतलब कि ये डाइपोल इक्विलिब्रियम में नहीं कहा जा सकता है, नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया फॉल्स। इसका मतलब असर्शन फॉल्स हो गया, रीजन ट्रू हो गया, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नाउ यहां पे देखिए, फिर रीजन से स्टार्ट करते हैं। हमेशा रीजन को पहले इन्वेस्टिगेट कर लिया करिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। हाँ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया कंजर्वेटिव होता है, इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। इसका मतलब जब भी इन फोर्स फील्ड में आप वर्क करोगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाओगे, चार्ज को ले जाओगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी पाथ से जाइए ले जाइए, वर्क सेम करना पड़ेगा। या यूं कहें कि क्लोज पाथ में वर्क ज़ीरो होता है जब फील्ड कंजर्वेटिव होती है। तो ये सही बात है, ये फैक्ट है कि ये ट्रू हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब कंजर्वेटिव होते हैं दोनों। नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। यस, हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा था कि ये कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर सकती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर सकती हैं। क्यों? अगर फॉर्म कर देंगी तब ये फील्ड कंजर्वेटिव नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ट्रू है, और यही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया आपका, ए सही हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए, तो फिर रीजन से स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, दैट्स वाई इट इज कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है, इसीलिए क्या होता है, ये कंजर्वेटिव होता है, तो ये ट्रू हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द असर्शन, टू इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे दो टेंजेंट पॉसिबल होंगे, और अगर दो टेंजेंट पॉसिबल होंगे तो देयर इज टू डायरेक्शन, और एक वेक्टर क्वांटिटी के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिक डायरेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब या तो हम कह दें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेक्टर नहीं है, या दूसरी बात कि ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो पहली तो हम रूल आउट कर नहीं सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसका ये रीजन नहीं हुआ कि वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ये ध्यान रहे। इसका मतलब ये सेपरेटली ट्रू है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो गया। नाउ राइट डाउन द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। बड़ा सिंपल है, P का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2A होता है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल। अब Q की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, और 2A एक लेंथ है, तो क्या हो गया, मीटर हो गया। तो यूनिट जो हो गया, या यूं कहें SI यूनिट हो गया, ये कूलम मीटर हो गया। ये करने के आपके हाफ मार्क्स हो गए। नाउ इसका क्या लिखना है आपको, डायमेंशन लिखना है। तो P का जो डायमेंशन है वो किसके डायमेंशन से बना है, Q के डायमेंशन से और 2A के डायमेंशन से। अब देखिए 2 तो एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। A एक लेंथ है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ये लेंथ है, फंडामेंटल है। लेकिन Q फंडामेंटल नहीं है, तो Q को I इंटू टी लिख देंगे, I इंटू टी। दोनों फंडामेंटल हैं, तो डाल दीजिए। I का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल A और T का कैपिटल T हो जाएगा, टाइम है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया L, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, T
और ए लिखेंगे। तो दैट इज द डायमेंशन ऑफ डाइपोल मोमेंट पी। इसके हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, सेकेंड पार्ट है, तो हाफ मार्क्स इसके, हाफ मार्क्स इसके। नाउ अब देखिए, ये भी कई बार पूछा गया है, हाफ मार्क्स अब पूछा जाता है एक कोई भी ओरिएंटेशन ड्रॉ करने के लिए। तो कह रहा है कि डाइपोल को, आपको डाइपोल का ओरिएंटेशन डिपिक्ट करना है या ड्रॉ करना है सो दैट कि वो एक्सपीरियंस करे मैक्सिमम टॉर्क। तो आप क्या करोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, है ना। तो हमें चूंकि 4 डायग्राम ड्रॉ करना है, तो 4 जगह हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक ही बार। ये 4 जगह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, पहले वाले के लिए कह रहा है कि हमें वो ओरिएंटेशन ड्रॉ करनी है जिसमें डाइपोल मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करे। अब मैक्सिमम टॉर्क के लिए हम लोग जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू, पहले क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। इसका मतलब टाउ मैक्सिमम तब होता है जब साइन थीटा 1 होता है, मतलब थीटा 90 डिग्री होता है। तो अब कैसे बनाओगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इसके 90 डिग्री बनाना है, तो निगेटिव नीचे और पॉजिटिव ऊपर बना दीजिए। अच्छा, कोई अगर मान लीजिए निगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे बना दे, तो ये भी सही है, दोनों ही 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो दोनों एक्सेप्ट किया जाएगा, दोनों ही आंसर करेक्ट है फर्स्ट पार्ट के लिए। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग कहते हैं कि 0 डिग्री एंगल होना चाहिए। 0 डिग्री मतलब किसके बीच में, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव चार्ज इधर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाएगा, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव हो गई। तो पी, वेक्टर पी और ई के बीच में क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों स्टेबल कहते हैं, अगर हल्का सा इसको डिफ्लेक्ट करिए, हल्का सा डिफ्लेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, जब यहाँ निगेटिव चार्ज इधर लगेगा, तो ये अपनी पोजीशन को रिटेन करने की कोशिश करेगा, रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। इसीलिए ये पोजीशन क्या है, ये इक्विलिब्रियम तो है, क्योंकि इस अलाइनमेंट में नेट फोर्स तो हमेशा ही 0 रहता है यूनिफॉर्म फील्ड में, लेकिन यहाँ पे टॉर्क भी 0 है, देयर इज नो टॉर्क। और जब डिफ्लेक्ट करेंगे तो अपने पोजीशन को रिस्टोर करेगा, इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर ये चार्ज को अपोजिट साइड में कर दें, हमें अनस्टेबल के लिए ड्रॉ करना है, तो अगर निगेटिव चार्ज हम क्या कर दें, यहाँ पे कर दें और पॉजिटिव चार्ज इधर कर दें, तो देखिए इस अलाइनमेंट में नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है, लेकिन अगर हल्का सा भी डिफ्लेक्ट करते हो आप, हल्का सा भी डिफ्लेक्ट करोगे, तो इसके ऊपर फोर्स अपोजिट टू द फील्ड लग जाएगा, इसके ऊपर फोर्स अलॉन्ग द फील्ड लग जाएगा, और ये इसको इस तरह से घुमा देगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अपनी पोजीशन को रिस्टोर नहीं करेगा। ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हमें मेमोराइज होना चाहिए कि कैसे क्विकली ड्रॉ कर देंगे। अब बात है फोर्थ की, जीरो फोर्स। जीरो फोर्स हम लोग जानते हैं, डाइपोल को किसी भी ओरिएंटेशन में रख दीजिए विद इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। दैट मीन्स नेट फोर्स इज 0, इट इज इंडिपेंडेंट विद द अलाइनमेंट। किस एंगल पे रखा गया है उसे कोई भी आप अलाइनमेंट ड्रॉ कर दीजिए, निगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, कोई भी अलाइनमेंट ड्रॉ कर दीजिए, उसके लिए आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया, ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर था। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नो, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, दैट इज, ये देखिए बोर्ड का क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा सिंपल है ना। अब देखिए क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि मास चार्ज दे रखा है कि चार्ज कितना है, उसका मास क्या है, और मूविंग विथ अ वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी यू से हम लोग डिनोट करते हैं, तो यू इक्वल टू कितना दे रखा है, 4i कैप दे रखा है ना, यू। नाउ उसके बाद ये t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी है। इंटर रीजन हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है कि ये यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये एक कांस्टेंट फोर्स को जनरेट करेगा, और फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और वो एक्सेलरेशन होगा क्या, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास होता है। और फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो क्यू ई अपॉन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब क्यू ई की वैल्यू, क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। ऐसा यूनिट नहीं लिखते हैं, ऐसा यूनिट बस कन्वर्ट कर दीजिए। मास ग्राम में दे रखा है, केजी ऐसा यूनिट होती है, तो 10⁻³ kg लिख देंगे। देन मास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपका 80i कैप और प्लस 60j कैप। ये हो गया एक्सेलरेशन। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड के बाद हमें क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है।
तो v बताना है। अब हम लोग जानते हैं v इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस at होता है। वैल्यू प्लेस कर दीजिए सारा। जब वैल्यू प्लेस करेंगे यहाँ पे u की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4i कैप प्लस, अब ये देखिए सॉल्व कर लीजिए, है ना। अच्छा वैल्यू पहले प्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर का हिसाब किताब करेंगे तो 10 पावर 3 आएगा, और अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो 10 ऊपर चला जाएगा, -3 -2 हो जाएगा, तो दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -2। नाउ 80 आई कैप और प्लस 60 जे कैप है। अभी टाइम की वैल्यू प्लेस करनी है, तो टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड रखी है, तो 5 यहाँ रख दिया। अब ये ध्यान से देखिए कि ये वाला 5 2 जा 10 हुआ, एक 10 हो गया, और एक 10 यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं तो 100 हो जाएगा, और वो 100 इसको कैंसिल कर देगा। तो बचा क्या अपने पास? अपने पास बच गया 4i कैप प्लस यहाँ जा चुका है, अच्छा बाई 16 भी था, सॉरी, तो ये हो गया 8/16 आई कैप और प्लस 6/16 जे कैप। अब देखिए ये 1/2 आ गया, लेकिन आई कैप यहाँ भी है, तो 4 और प्लस हाफ, ये 9/2 हो गया, तो 9/2 आई कैप और प्लस ये हो गया 2 3 जा 6 8 जा 3/8 जे कैप। तो दैट इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। तो सिंपल था, कैसे हैंडल करना है, अगर इस टाइप की प्रैक्टिस रहेगा तो बड़े आराम से, ये बोर्ड का क्वेश्चन था।